नमस्कार। पुनः एक बार फिर से स्वागत है और हम भारत के भूगोल की सीरीज में भौतिक विभाग देख रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में पश्चिमी घाट पर्वत को समझने का प्रयास किया। आइए आज हम पेनिनसुलर प्लेटू जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसके ही आज हम अन्य भागों को समझने का प्रयास करेंगे। आज हम जो कुछ उच्च पठार हैं, इस प्रायद्वीपीय पठार के जो कुछ मुख्य उच्च पठार हैं, हाई प्लेट्यू जो है मुख्य वैसे तो खूब सारे पठार इस पर हैं, छोटे छोटे, लेकिन जो मुख्य पठार हैं आज हम उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है इसका मालवा का पठार। ये पठार सबसे पहली बात लावा निर्मित पठार है और इस पूरे रीजन में लावा निर्मित पठार होने के कारण काली मिट्टी का बहुतायत विस्तार पाया जाता है। ये पठार तो है लेकिन इसका अधिकांश भाग क्या है, समतल भूमि के रूप में है। ये पूरा की पूरा क्षेत्र इंदौर, भोपाल और इसमें हमारे कुछ दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का भाग भी इसी पठार के अंतर्गत आ जाता है। इस पूरे भूभाग में मुख्यतः काली मिट्टी का विस्तार है और काली मिट्टी या इसको ब्लैक रेगुर लावा से निर्मित जो मिट्टियां होती हैं उसे हम रेगुर सोइल भी कह देते हैं, रेगुर सोइल या रेगुर मिट्टी भी कह देते हैं पूरे क्षेत्र में। और इस मिट्टी की खास बात ये होती है कि इसमें कपास बहुत अच्छा होता है। मालवा का पठार काली मिट्टी का क्षेत्र क्यों है? क्योंकि लावा निर्मित है और लावा से जो मिट्टी निर्मित होती है वो काली मिट्टी होती है। अब इसका जो विस्तार है, सीमांकन जो है, इसमें इसकी मुख्य महत्वपूर्ण जो नदियां हैं वो कौन कौन सी नदियां में अगर हम बात करें, चंबल है जो सबसे सर्वप्रमुख नदी है मालवा के पठार की। चंबल के बाद बेतवा है, यमुना भी इसके कुछ भूभाग से बहती है। यमुना का जो बेसिन है ये उसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। चंबल है, बेतवा है, केन है, पार्वती है। ये मालवा के पठार की कुछ मुख्य नदियां हैं। इसकी विशेषता हमने बताई थी आपको कि ये लावा मिट्टी का विस्तार इसमें पाया जाता है। इसके यहाँ पर उत्तरी पूर्वी भाग में, उत्तर और उत्तर पूर्वी भाग में दो पठार का फैलाव है, या जिसे हम बुंदेलखंड और बघेलखंड कहते हैं। इसके उत्तर पूर्वी हिस्से में, उत्तर और उत्तर पूर्वी हिस्से में मुख्यतः बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार फैले हुए हैं। इन्हीं को हम सीधा यही पढ़ लेते हैं। बुंदेलखंड वाला जो रीजन है, इन दोनों को हम साथ में पढ़ते हैं, बुंदेलखंड और बघेलखंड। बुंदेलखंड अपेक्षाकृत बघेलखंड के जो पश्चिम दिशा की ओर है, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम दिशा की ओर इसका विस्तार है। बुंदेलखंड में प्रमुखतः चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों ने बीहड़ बनाए, बहुत गहरे गहरे खड्ड बनाए जिनको हम रिवाइंस कह देते हैं, चंबल के खड्ड कह देते हैं, चंबल के बीहड़ कह देते हैं। बुंदेलखंडी पठार पर बहुत सारे नदी, चंबल और उसकी सहायक नदियों ने, यमुना ने बड़ी मात्रा में गली इरोजन करते हुए और पूरे बुंदेलखंड के पठार को अस्त व्यस्त कर दिया है। यहाँ पर डाकुओं और असामाजिक गतिविधियों वाले लोग भी यहाँ पर बड़ी मात्रा में इन बीहड़ों में रहते हैं। मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार, ये तीनों पठार मालवा के पठार का विस्तृत रूप है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पठार है वो छोटा नागपुरा पठार। इसको हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। मैं छोटा नागपुरा पठार का एक बेसिक से आउटलाइन आपके यहाँ बना देता हूँ, क्योंकि ये जो छोटा नागपुरा पठार है ये हमारे खनिजों का अजायब घर कहता है। भारत की दृष्टि, अगर पूरे भारत के खनिजों की दृष्टि से हम देखें तो इसे हम खनिजों का अजायब घर कहते हैं। जैसे राजस्थान के लिए भी खनिजों का अजायब घर नाम दिया जाता है, यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं हो, राजस्थान को भी खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। लेकिन छोटा नागपुरा पठार को भी भारत के प्रोस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे बड़ी मात्रा में हमारे देश का लगभग आधे से ज़्यादा कोयला
लोहा इसी क्षेत्र में उत्पन्न होता है। इसके अलावा अब्रक, ब्रोमाइट, तांबे की भी बड़ी मात्रा में भंडार छोटा नागपुरा पठार में, और भी बहुत सारे खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसकी लोकेशन देखना हमारे लिए बहुत जरूरी होगा। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से ये हमारी गंगा रिवर, ये सोन रिवर, और यहाँ पर बसा हुआ है शहर पटना, बिहार में पड़ता है। ये हमारी सोन नदी है। ये हमारी मुख्य नदी है जो छोटा नागपुरा पठार के बिल्कुल बीचों बीच से बहती है। इसका नाम है दामोदर, और इसके दक्षिणी पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। यहाँ से एक नदी बहती है। मैं इसको सीमांकित कर दूं ताकि अतिरिक्त भाग हमारे, यहाँ पर एक नदी बहती है महानदी, ये इसकी दक्षिणी पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। दामोदर नदी बिल्कुल छोटा नागपुरा पठार के बीचों बीच से बहती है। छोटा नागपुरा दामोदर नदी के उत्तर में दो पठार हैं। कौन कौन सा पठार है? एक तो हजारीबाग का पठार भी है, हजीराबाग का पठार भी इसको कह देते हैं, हजीराबाग या हजारीबाग का पठार। और दूसरा जो हजीराबाग का पठार है वो इधर है, और कोडरमा का पठार इसके पूर्व में है। कोडरमा का पठार, क्षमा करना, मैंने महानदी के लिए कहा था कि ये उसकी उत्तरी पूर्वी सीमा का दक्षिणी पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है, जबकि महानदी जो है इसकी उत्तरी दक्षिणी पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। पूर्वी हिस्सा मैप पर हमेशा इधर होता है। तो कोडरमा का पठार और हजीराबाग का पठार, ये छोटा नागपुरा पठार के हिस्से हम देख रहे हैं दामोदर नदी के उत्तर में। दामोदर नदी के दक्षिण में रांची का पठार। कौन सा पठार है? रांची का पठार। रांची के पठार के ऊपर जो समतल भूमि है रांची के पठार की, उस पर रांची शहर बसा हुआ है। महेंद्र सिंह धोनी जहां से हैं वही रांची, झारखंड की राजधानी भी ये है। और यहाँ दामोदर जो नदी है वो एक रिफ्ट वैली में है। दामोदर नदी रिफ्ट वैली में बहती है। और ये पूरा की जो पूरा क्षेत्र दामोदर घाटी वाला, इस पूरे क्षेत्र में कोयला के अथाह भंडार पाए जाते हैं, क्योंकि ये टर्शरी कल्प के निक्षेप अपने यहाँ सुरक्षित रखे हुए हैं। और बहुत उच्च क्वालिटी का बिटुमिनस कोयला हमारे यहाँ मिलता है। हमारे यहाँ जो बिजली घर है जिनमें जो कोयला आता है उच्च क्वालिटी का, वो यहीं से दामोदर रिवर बेसिन से, या हम कहते हैं छोटा नागपुरा पठार से ही आ रहा है। और भी बहुत सारी जगह जहाँ से कोयला निकाला जाता है, लेकिन भारत में अगर कोयले के सबसे अधिक और सबसे बड़े रिजर्व कहीं देखने को मिले हैं तो यहाँ पर मिले हैं, दामोदर रिवर बेसिन में। ये नदी, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में बहुत सारे आयरन एंड स्टील प्लांट भी है, और उन आयरन एंड स्टील प्लांट का जो वेस्ट है वो दामोदर रिवर में जाता है। तो ये पूरा की पूरा जो रीजन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इसका डिग्रेडेशन बहुत हुआ है। पूरे छोटा नागपुरा पठार के जो लोकल लोग हैं उनकी आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं है। हालांकि पूरा क्षेत्र एक बहुत बड़े औद्योगिक जो खनिज उनके उत्पादन से संबंधित है, फिर भी आज हम जब भौतिक विभाग पढ़ रहे हैं, हम केवल इसका एक आउटलुक लेते हुए चल रहे हैं, ताकि चीज़ों को जोड़ के पढ़ेंगे तो आसानी रहेगी। इस पूरे रीजन में गरीबी बहुत ज़्यादा है। छोटा नागपुरा पठार का जो सोशल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर अधिकांश जो लोग हैं उनकी जो आय है, औसत आय है, वो कम है। इसके पीछे कुछ नीतियाँ सरकार की ऐसी नहीं है। खैर अभी वो हमारा विषय नहीं है, लेकिन को थोड़ा सा इसके बारे में को रिलेट करते हुए भी हम आगे बढ़ें। तो यहाँ रांची का पठार है, छोटा नागपुरा पठार के ऊपर कोडरमा का पठार, मतलब दामोदर नदी के ऊपर कोडरमा का पठार, और हजारीबाग का पठार, ये दो पठार भी इसके ऊपर स्थित हैं। इसके अलावा हम ये कह चुके हैं कि यहाँ पर कोयला, लोहो अयस्क, डोलोमाइट, तांबा, अब्रक और भी न जाने कितने खनिजों के बहुत सारे भंडार है। इवन सोना भी इस पूरी रीजन में मिलता है। सोन नदी का जो नाम पड़ा हुआ है वो नाम ही सोने के ऊपर पड़ने से कहते हैं कि इस नदी में आज भी एक्सपेक्ट किया जाता है सोने के कण इस नदी में रहते हैं। सोन नदी है, यहाँ पर एक और नदी है स्वर्ण रेखा नाम से, उसमें भी स्वर्ण के कण देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ पूरा की पूरा जो भूभाग है एक अपनी अलग विशेषता रखे हुए है। तो
तो छोटा नागपुरा पठार हमारे देश के लिए खनिजों की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, खनिजों के दृष्टिकोण से। तीसरा और आज का हमारा लास्ट हम देख लेते हैं दक्कन का पठार। ये मुझे उम्मीद है कि आपको जो इसकी लोकेशन है, जो छोटा नागपुर, ये पूरा की पूरा रीजन छोटा नागपुरा पठार कहलाता है। मैंने बस इसके डिटेल को थोड़ा सा, यहाँ पर जो रिवर आ रही है, ये जो मैंने लाइन बनाई है, ये रिवर गंगा है, गंगा नदी है, सोन उसमें जाकर के मिल जाती है। इसके अलावा दामोदर इसकी मुख्य नदी है, जो इसके बिल्कुल बीचों बीच से बहती है। महानदी इसकी दक्षिणी पश्चिमी सीमा का निर्माण कर देती है। दक्कन के पठार का मुख्यतः फैलाव महाराष्ट्र में, किस स्टेट में है? महाराष्ट्र में। इसके अलावा महाराष्ट्र के अलावा से कुछ भाग गोवा में भी है, तेलंगाना में भी है, आंध्र प्रदेश में भी इसका विस्तार फैला हुआ। दक्कन का पठार बहुत बड़ा पठार है और ये मुख्यतः लावा निर्मित पठार है। हालांकि हमारा पूरा पेनिनसुलर प्लेटू है, उसका अधिकांश भाग लावा निर्मित पठारों से ही निर्मित है। इसमें लावा की जो मोटाई है पूरे भाग में, दक्कन ट्रैप है, इसको डेक्कन ट्रैप भी कह देते हैं। दक्कन के पठार से संबंधित डेक्कन ट्रैप इसलिए कह देते हैं कि लावा का जब यहाँ पे इरप्शन हुआ जुरासिक युग में, जब लावा का इरप्शन हुआ, लावा जमीन में दरारी उद्भेदन के द्वारा इस लावा निर्मित पठार का निर्माण, जो दक्कन का पठार हम पढ़ रहे हैं, इसका निर्माण लावा के दरारी उद्भेदन के फलस्वरूप हुआ है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि जो डेक्कन ट्रैप्स है या दक्कन के पठार का निर्माण किस प्रकार से हुआ, तो लावा के दरारी उद्भेदन के थ्रू। हमने देखा है फर्स्ट ईयर में हम पढ़ते हैं कि लावा 2-3 तरीके से बाहर आता है जो इरप्शन होता है। एक तो दरारी उद्भेदन भी हो जाता है और कभी विस्फोट के रूप में भी हो जाता है। तो यहाँ पर जब लावा दरारों के रूप में से निकला तो बहता बहते लावे ने सीढ़ीनुमा आकृतियों की रचना करी है। तो इन सीढ़ीनुमा आकृति की वजह से हम दक्कन के पठार को डेक्कन ट्रैप भी कह देते हैं। लावा की मोटाई कई भागों में 2000 मीटर तक भी, यानी कि यहाँ पर बहुत गहरे लावा के निक्षेप हमको देखने को मिल जाते हैं। और इसकी एक मुख्य बात यह है कि इसमें लावा की जो मोटाई है पश्चिम से पूर्व की ओर घटती चली जाती है। पश्चिम से जैसे जैसे हम पूर्व की ओर जाएंगे तो इसकी मोटाई घटती चली जाएगी। पश्चिमी भाग में लावा की मोटाई ज्यादा है, जबकि पूर्वी भाग में लावा की मोटाई कम होती चली जाती है। जबलपुर में लगभग 6 मीटर के आसपास तक है, उस हिसाब से जो लावा की गहराई है वो घटती घटती चली जाती है। ये भी पूरा की पूरा ब्लैक सॉइल रीजन है। यहाँ पर भी ब्लैक रेगू सॉइल या काली कपासी मृदा, इस पूरे भाग में पाई जाती है। कपास की खूब खेती होती है यहाँ पर। इसके अलावा और भी जो फसलें हैं बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि ये जो मिट्टी है इससे निर्मित वो उपजाऊ मृदा मानी जाती है। इस पर हमने देखा है कि जो गोदावरी है, तुंगभद्रा है, वर्धा नदी है, उर्गु है, और भी जो छोटी छोटी नदियां हैं इस पूरे भूभाग से बहती हैं और इस पूरे भूभाग को एक जल की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। आज हमने 3 पठार देखे, 3-4 पठार देखे। बहुत इनसे जुड़ी हुई और भी बहुत सी बातें हैं जो हम स्किप करते हुए चलते हैं ताकि हम मेन कंटेंट आपके सामने ला पाए। कुछ और बिंदु अगर इसमें रह गए हो तो आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। बहुत धन्यवाद।